आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के बारे में। सेकंड बुक का हमारा चैप्टर है 8वां यानी अंतिम चैप्टर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। और इसमें जो हमारा दूसरा पार्ट है इसको हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्या करा था, बेसिक जान लिया था कि सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, सामाजिक आंदोलन क्यों होते हैं, किसके द्वारा चलाए जाते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, कई सारी चीज़ें हमने बेसिक पढ़ ली थी। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना ग्रुप है, उसमें 11,000 से ज़्यादा स्टूडेंट आज की डेट में शामिल है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको आगे। सामाजिक आंदोलन के प्रकार। सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आंदोलन के बारे में बेसिक ही पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है सामाजिक आंदोलन कोई क्रांतिकारी आंदोलन इस कैटेगरी का आंदोलन हो, या हो सकता है कि कोई आंदोलन सुधारवादी आंदोलन की कैटेगरी में आता हो, या हो सकता है कोई आंदोलन प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी आंदोलन हो सकता है। अब मान लो कोई आंदोलन है, कोई भी आंदोलन है, मान लो कोई भी किसी भी चीज को लेकर, आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि वो रूपांतरणकारी आंदोलन है, या उसको हम सुधारवादी आंदोलन माने, या उसको क्रांतिकारी आंदोलन माने। ये आपके सामने समस्या हो सकती है। तो इस पे आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इस वीडियो का पार्ट 3 भी लाऊंगा मैं इस चैप्टर का। ठीक है, पार्ट 3 में मैं आपको सीधा वो क्वेश्चन ही दिखा दूंगा जो पेपर में पूछा हुआ है। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये क्रांतिकारी आंदोलन होता क्या है, सुधारवादी आंदोलन होता क्या है, प्रतिदानात्मक आंदोलन होता क्या है। जब आप ये समझोगे तभी तो क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिदानात्मक रूपांतरणकारी आंदोलन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है ये। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई समुदाय है, उस समुदाय में कुछ प्रथाएं चल रही है। ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है कि भाई ये प्रथा जो है ये गलत है, हमको इस प्रथा को क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। तो अगर उन प्रथाओं को बदलने के लिए कोई आंदोलन हो, उसको बदला जाए, तो एक तरह से वो रूपांतरणकारी आंदोलन या प्रतिदानात्मक आंदोलन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आपको पता है हमारे भारतीय समाज में जाति प्रथा आपने जरूर पढ़ा होगा कि समाज में जाति प्रथा है। आज के समय में गाँव में जाते हो तो शायद आपको आज भी जाति प्रथा दिखती है और लोगों में भेदभाव दिखता है। शहरों में ये चीज़ें कम हो रही है, लेकिन गाँव में आपको, शहरों में तो आपको ना के बराबर ही दिखेगी, पर गाँव में शायद आज भी देखने को मिलती है। तो ये एक पुरानी प्रथा है जो आज के समय में भी चलती है। अगर समाज जागरूक हो जाए और इन चीज़ों को ख़त्म करे कि नहीं भाई हम सभी को समान मानेंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तो इस तरीके का अगर कोई आंदोलन हो तो वो प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी आंदोलन की कैटेगरी में आ जाएगा। आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी की किताब में, आप समझिए इसको। देखिए एग्जांपल क्या है कि केरल राज्य जो है, यहाँ पे एक समुदाय है जिसका नाम है इजावा। तो ये जो इजावा नाम के जो लोग थे, इजावा समुदाय के जो लोग थे, इन्होंने क्या करा, अपने गुरु नारायण गुरु जो थे इनको नेतृत्व दिया। इनके नेतृत्व में आकर इन्होंने अपनी जो सामाजिक प्रथा थी उसको बदला। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लगता है कि प्रतिदानात्मक आंदोलन का जो लक्ष्य होता है वो अपनी व्यक्तिगत सदस्यों की समझ से और गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, समझ और गतिविधियों में, यानी कि जो उनकी प्रथाएं चली आ रही है, जो भी उन प्रथाएं जो पुरानी थी उसको अगर उन्हें लगता है कि भाई ये चीज़ें अब सही नहीं है, आज के युग के अनुसार ये चीज़ें सही नहीं है, इसको बदलना चाहिए, तो ऐसी अगर कोई चीज़ है तो वो रूपांतरणकारी आंदोलन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये सिंपल है, ज़्यादा इसमें आपको घुसना नहीं है डीप, इतना आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। दूसरा देखिए, एक होता है सुधारवादी आंदोलन। अब आपको नाम से ही पता लग रहा है कि सुधार की बात हो रही है, तो शायद ये कुछ ना कुछ सुधारवादी आंदोलन होगा। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन भी आना चाहिए। तो देखिए चलिए समझते हैं इसको। देखिए ये आंदोलन क्या है, ये वर्तमान सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास है। आज के समय में जो राजनीतिक व्यवस्था है, अगर उसमें कुछ कमियां नजर आती है तो उसको धीरे धीरे बदलने की जो व्यवस्था है उसको सुधारवादी आंदोलन कह सकते हैं। जैसे मान लो कि क्या हुआ था कि पहले सरकार जो होती थी, सरकार के द्वारा कोई कार्य किया जाता था। ठीक है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट है मान लीजिए, उस डिपार्टमेंट के जरिए कोई काम किया जा रहा है, तो जनता को कुछ नहीं पता होता था कि भाई कितना बजट, क्या ये वो, कितना पैसा लगाया, कहाँ लगाया, सरकार और डिपार्टमेंट छुपा जाता था। लेकिन फिर इसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि भाई एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके जरिए जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो किसी डिपार्टमेंट से जानकारी ले सके। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या XYZ कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई आम इंसान अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो उसको सूचना का अधिकार है। ये कानून बनाया गया था, सूचना का अधिकार, जिसके तहत वो लिखित में जानकारी, अपने क्वेश्चन लिखित में दे सकता है, और जो डिपार्टमेंट है उसको लिखित में ही जवाब दे देगा। ठीक है, तो ये ऐसे आंदोलन जो हुए थे, ये एक तरह से सुधारवादी आंदोलन के जरिए ही ये कानून आ पाया है, और ये सुधारवादी व्यवस्था के रूप में ही आएगा। तो देखिए एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। 1960 के दशक में आपको पता है कि भाई भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, और ये शुरुआत तो इसकी 1953 में, जब राज्य पुनर्गठन आयोग इसीलिए बनाया गया था।
1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी इसीलिए आया था। फिर इनके द्वारा ये मान लिया गया था कि भाई भारत में बहुत सारे राज्य हैं, वहाँ पे अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं और इनके बीच में कुछ विवाद भी है भाषा को लेकर, और ये चाहते हैं कि इनकी भाषा के आधार पर राज्य को बांट दिया जाए। शुरू में सरकार को लग रहा था कि इससे अव्यवस्था फैल सकती है, देश के टूटने का खतरा हो सकता है, लेकिन जब सरकार को लगा कि इससे विवाद भी हो रहे हैं, इसको सुलझाया जा सकता है इस तरीके से, तो सरकार ने क्या करा, राज्यों का पुनर्गठन करा। तभी तो आप उस समय में 14 राज्य पढ़ते थे और आज के समय में आप 28-29 राज्य जो पढ़ते हो, ये कहाँ से आ गए? ये यहीं से तो आए। ये बड़े बड़े राज्य जो होते थे उसको तोड़ दिया। ठीक है, पंजाब हरियाणा आपने सुन लिया, महाराष्ट्र गुजरात आपने सुन लिया, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो टूटे हैं भाषा के आधार पे। तो ये सब एक सुधारवादी आंदोलन के तहत हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी इस टाइप का कोई आंदोलन है तो ये सुधारवादी आंदोलन की कैटेगरी में रख देंगे। तीसरा जो है वो है क्रांतिकारी आंदोलन। अब ये क्या होता है भाई, इसे भी समझिए। देखिए, ये आंदोलन जो है ये सामाजिक संबंधों के आमूल रूपांतरण का प्रयास करता है। हो सकता है आपको ये समझ ना आया हो, ज़्यादा ही सुदिंदी हो गई, तो चलिए आगे और समझिए। यहाँ से आप समझिए। देखिए, सामाजिक व्यवस्था में आरंभ से बदलाव, यानी शुरुआत से कोई सुधार करना, कोई चीज़ को बदलना। ठीक है, अगर ऐसा प्रयास किया जाता है तो ये क्रांतिकारी आंदोलन होगा। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये प्राय ज्यादातर राज्य सत्ता, यानी कि सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा ही इसको किया जा सकता है। एग्जाम्पल आपके लिए एक विदेशी एग्जाम्पल रखा हुआ है। देखिए, जब 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, तो रूसी क्रांति के बाद वहाँ पे साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, जार का जो शासन था वहाँ पे, उसको हटा दिया गया था, जार का उसको पद से हटाया गया, उस व्यवस्था को खत्म किया गया और यहाँ पे साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, ये आप पढ़ते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई बदलाव किया जा रहा है तो ये सत्ता के द्वारा ये बदलाव किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए, ये आंदोलन जो है ये क्रांतिकारी आंदोलन है। अब पता है समस्या क्या आ जाती है, आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत में आंदोलन जो चलते हैं उन आंदोलन को पहचानना बहुत मुश्किल है कि वो क्रांतिकारी आंदोलन की कैटेगरी में रखें उसे, सुधारवादी आंदोलन माने उसे, या रूपांतरणकारी आंदोलन माने। ठीक है, कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो शुरू में रूपांतरणकारी आंदोलन हो सकते हैं, बाद में वो सुधारवादी आंदोलन बन सकते हैं, और कई क्रांतिकारी आंदोलन, और कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो तीनों ही कैटेगरी में आ सकते हैं। ऐसी समस्या है, तो इसको लेकर आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट जो पार्ट 3 आएगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा विद आंसर। अभी तो आपको बेसिक यही समझना है कि कौन से आंदोलन को हम रूपांतरणकारी कह सकते हैं, किसे हम सुधारवादी कह सकते हैं, किसको क्रांतिकारी कह सकते हैं। ठीक है, इतना बेसिक आपको समझना है। एक देखिए यहाँ पे एक और तरीका है वर्गीकरण का, आंदोलन को बांटने का, पुराना और नया। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा देश 1947 में जो आज़ाद हुआ है, इससे पुराने वाले आंदोलन को देखिए। आपने बहुत सारे आंदोलन पढ़ा होगा कि बहुत सारे आंदोलन जो है आज़ादी से पहले हुए थे। ठीक है, और बहुत सारे आंदोलन ऐसे हैं जो आज़ादी के बाद भी हुए। तो इसमें हम एक आंदोलन को इस कैटेगरी में भी बांट सकते हैं, पुराना आंदोलन, और बाद के आंदोलन को अभी, या जो अभी के जो आंदोलन है 10, 20, 30, 40 साल पुराने आंदोलन, इसको हम नए आंदोलन की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी समझिए थोड़ा। पुराने आंदोलन जो आप पढ़ते हो या आज़ादी से पहले के आंदोलन जो आप पढ़ते हैं उसमें देखिए, पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों के दायरे में काम करते थे। आपने देखा होगा ज़्यादातर आंदोलन जो थे, जब आज़ादी से पहले बात करें अंग्रेजों के समय, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस आपको दिखती थी। ठीक है, और ज़्यादातर जो नेता थे आंदोलनकारी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सदस्य होते थे, कांग्रेस से जुड़े होते थे। तो आपको कहीं ना कहीं, हालांकि कांग्रेस उस समय में एक राजनीतिक दल के रूप में, बड़े रूप में उभर कर नहीं आया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो लोग होते थे वो एक राजनीतिक बैकग्राउंड के होते थे, और राजनीतिक दलों का उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़्यादा आपको दिखते हैं। तो पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों के दायरे में काम करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। अंग्रेजों के खिलाफ भी आपने देखा है कई सारे आंदोलन हुए थे। ऐसे ही अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल चीन का लें, तो चीन की साम्यवादी पार्टी ने भी चीनी क्रांति का नेतृत्व किया था। ऐसे ही भारत में अगर हम बात करें, देखो दुनिया भर में ऐसे आंदोलन होते हैं जिसमें वहाँ की राजनीतिक पार्टी शामिल रहती है। चाइना की बात हमने कर ली, वहाँ पे साम्यवादी पार्टी ने चीनी क्रांति का नेतृत्व किया। भारत की बात कर ले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय आज़ादी के आंदोलन में और राष्ट्रवाद के कई आंदोलन में आपको दिखेगा ये। ठीक है, मजदूर संघ जो होते हैं उन्होंने भी मजदूरों के लिए आवाज उठाई है। तो ये कुछ पुराने प्रकार के आंदोलन हो जाते हैं। ठीक है, पुराने जो सामाजिक आंदोलन है उसमें सामाजिक दलों की केंद्रीय भूमिका थी और राजनीतिक दल आपको उसमें देखने को मिलते थे। भारत में 1970, अगर हम आज़ादी के बाद की बात करने लग जाएं, भारत में 1970 के दशक में भी सामाजिक आंदोलन की भरमार देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उस समय में सरकार की बहुत सारी कमियां थी,
जिस कारण संसदीय राजनीति से लोग खुश नहीं थे, सरकार से लोग खुश नहीं थे, इसलिए भी लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन किए। ये आज़ादी के बाद किए, और आज़ादी से पहले की बात करें तो लोग अंग्रेजों से परेशान थे, तो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन करे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा पुराने जो सामाजिक आंदोलन है आज़ादी से पहले, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो कई सारे आंदोलन हुए हैं आज़ादी से पहले जो सामाजिक समस्या को लेकर, जिसमें कि कांग्रेस वगैरह का इन्वॉल्वमेंट भी आपको कई जगह दिखेगा। तो नारी आंदोलन हो जाएगा, उसमें सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन हो जाएगा, बाल विवाह के प्रति खिलाफ आंदोलन हो जाएगा, जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन आपको दिख सकता है। तो ये आंदोलन सभी जो होते थे ये राजनीतिक दायरे में होते थे, ये पुराने आंदोलन। लेकिन जो नए आंदोलन की बात करें तो वहाँ पे फिर आप वो राजनीतिक दायरे में सारे नहीं होते हैं। तो ये आपको समझना है पुराने और नए में क्या अंतर है। अब नए सामाजिक आंदोलन की अगर हम बात करें तो वो बिना राजनीतिक दायरे के दिखेंगे, और जीवन स्तर को बदलने के लिए, यानी कि अब मुद्दे भी बदल गए हैं, ठीक है। मुद्दे भी बदल गए नए वाले में। पुराने समय में आप देखोगे जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, नारी आंदोलन, ऐसी चीजें थी। अब के समय में बाल विवाह के खिलाफ तो कानून है, सती प्रथा अब होती नहीं है, ठीक है। नारी आंदोलन अब अभी भी चलते रहते हैं कई, ठीक है। जाति प्रथा भी धीरे धीरे कम होने लगी है। तो ये मुद्दे जो है ये पुराने होने लगे हैं आज के समय में। अब नई समस्याओं को लेकर आंदोलन होते हैं, ठीक है, बिना राजनीतिक दायरे के आंदोलन। जीवन स्तर को बदलने के लिए, जैसे कि आज के समय में पोल्यूशन वगैरह की समस्या है, पोल्यूशन को लेके भी आंदोलन हो जाता है, जैसे पर्यावरण आंदोलन भी हम कह सकते हैं। अब आप ये सोचो, आज के समय में पर्यावरण आंदोलन आप देख सकते हो, क्या आज से 100 200 400 500 साल पहले कभी आपने पर्यावरण आंदोलन के बारे में सुना था? तब होता ही नहीं था ऐसा, ठीक है। जो नया समाज आया, समाज में धीरे धीरे बदलाव हुआ, समाज की तौर तरीके बदले, तो ऐसे ही फिर ये मुद्दे भी बदलते गए। आज के समय में पर्यावरण एक समस्या है, उस समय में कभी समस्या नहीं थी, तो तब आंदोलन इसको लेके नहीं हुए। आज के समय में समस्या है तो आज के समय में आंदोलन हो रहे हैं। तो ये पुराने और नए सामाजिक आंदोलन के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। एक यहीं पे बन जाता है परिस्थितिकीय आंदोलन, या फिर आप इसको पर्यावरण आंदोलन के रूप में भी देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि देखो, दशकों से प्राकृतिक संसाधन जो है उसका बहुत अनियंत्रित उपयोग किया गया। जब जंगलों को काटा गया तो धड़ाधड़ काटा गया, पूरे के पूरे जंगल साफ कर दिए। अब इससे कहीं ना कहीं अगर जंगल काटोगे, पेड़ काटोगे, तो पर्यावरण तो प्रभावित होगा। नदियां दूषित होने लगी। आज के समय में पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, कई तरह की समस्या आ जाती है पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। जिससे कि क्या है कि पर्यावरण संबंधी कई समस्या आज के समय में देखने को मिली। ऐसे में पर्यावरण को लेकर कुछ लोग जो थे बहुत चिंतित थे, उन्हें पर्यावरणविद भी कहा जाता है। और कुछ आम जनता भी जो थी, जो पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित थी, उसने भी कई तरह के आंदोलन चलाए। तो इसको पारिस्थितिकीय आंदोलन या पर्यावरण आंदोलन के रूप में भी हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने कई सारे आंदोलन है वैसे तो, पर आप ये मेन मेन एक दो आंदोलन बता देता हूँ। चिपको आंदोलन इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि पेड़ों को बचाने के लिए था, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हो जाएगा, पारिस्थितिकीय संबंधित आंदोलन हो जाएगा। बांध विरोधी आंदोलन, ये भी कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी से जुड़ जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित ही आंदोलन है। तो आप इस तरीके के आंदोलन को कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक मैंने आपको कराया आज के वीडियो में। थर्ड पार्ट जो आएगा उसमें दो तीन टाइप और बचे हैं। एक तो जाति वाले आंदोलन भी होते हैं, और एक वर्ग वाले आंदोलन का टॉपिक भी था, और एक और टॉपिक शायद बच रहा है। वो दो तीन टॉपिक करा दूंगा। और जो इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है वो क्वेश्चन भी आपको लास्ट वीडियो में, यानी तीसरा जो पार्ट आएगा उसमें करा दूंगा। आपको चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना है। एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाए, इसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे इसके, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।